हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और फनी भी, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शाओ से होती है, जो कि बहुत अपसेट होती है कि आज उसका 20th बर्थडे पर उसकी फैमिली को याद ही नहीं है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ अपनी मॉम से कॉल पर बात करती है और उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें अभी ज़रूरी काम है, तो वो लोग अब्रॉड में ही रहेंगे कुछ टाइम के लिए। वो कहती हैं कि अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो तुम अपने भाइयों को बोलना। फिर शाओ का जो बड़ा भाई है वो आज ही अर्जेंटली अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा होता है और शाओ को जाते हुए कह देता है कि वो अपने दूसरे भाई को खुद के लिए कुकिंग करने बोल दे। पर यहाँ पर उसका दूसरा भाई वो भी बड़ा लेजी होता है और कहता है कि तुम बाहर से खाना ऑर्डर करना, मुझे भूख लगी है। शाओ सोचती है कि कोई अब्रॉड गया हुआ है, कोई बिजनेस ट्रिप पर है और किसी को तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। और वो ऐसी स्नोफॉल में खड़ी हुई होती है। इतने में उसके पास एक लड़का आता है अम्ब्रेला लेकर। शाओ पीछे मुड़ती है और उस लड़की को देखती है, जो कि कोई और नहीं, हमारा मेल लीड है। जिन शाओ का अपना अम्ब्रेला देने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पास में ही जा रहा हूँ तो तुम इसे ले सकती हो। वो उसे जैसे ही पकड़ा कर जाने लगता है तो शाओ पीछे से उसे रोकनी चाहती है और इतने में उसका पैर स्लिप होता है। वो गिर रही होती है तो जल्दी से जियन उसे बचाने जाता है और इस एक्सीडेंट में गलती से उन लोगों की किस होने वाली होती है, पर जल्दी से जियन बीच में हाथ कर लेता है। फिर दोनों ही इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि किस साइड जाना है। फिर जियन उसे बताता है कि मैं इस साइड जाना चाहता हूँ और वो चला जाता है। तो शाओ सोचती है कि हाँ, मुझे भी तो यहीं पर ही जाना है। फिर वो घर आ जाती है और अपनी लाई हुई पेंटिंग को टेबल पे रख देती है। इतने में उसका भाई उसे सरप्राइज देता है हैप्पी बर्थडे विश करके और वो चुटकी बजाकर अपने फ्रेंड को बुलाता है। तो जियन फ्लावर लेकर आता है और उसे देखकर शाओ तो शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे तो वो अब भी मिली थी। शाओ का भाई लू उसे केक दिखाने लगता है कि ये तुम्हारा सरप्राइज है, कैसा लगा। तो शाओ कहती है कि भाई, क्या आपने बस मुझे बर्थडे गिफ्ट में ये फ्लावर और ये केक देने का ही सोचा है। लू कहता है कैसे कैसे हो सकता है, रुको मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लेकर आता हूँ, और वो चला जाता है। तो शाओ कहती है कि इतनी भी जल्दी नहीं थी और वो जियन के साथ अकेले में थोड़ा शाय फील करने लगती है, क्योंकि अभी जो उनका एक्सीडेंट हुआ था। तभी जियन उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है और अपने नाम बताते हुए कहता है कि वो उसके भाई के साथ उसके यूनिवर्सिटी में सीनियर था। तो शाओ भी उससे थोड़ा सा हैंडशेक कर लेती है और उसे अपना नाम बता देती है। फिर दोनों ऑकवर्ड हो ही रहे होते हैं कि तभी शाओ कहती है कि मैं जाकर अपनी पेंटिंग लगा कर आती हूँ। वो अपनी पेंटिंग को कोई वॉल पे लगाने का सोच रही होती है। इतने में यहाँ पर जियन आकर उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। तो शाओ बताती है कि ये पेंटिंग मेरे फेवरेट आर्टिस्ट लूसी की बनाई हुई है और आज मेरा बर्थडे है ना, तो इसलिए मैंने खुद के लिए भी ये गिफ्ट ली हूँ। जैसे ही फिर जियन इस पेंटिंग के बारे में कुछ बोलने जा रहा होता है तो शाओ कहती है कि तुम्हें भी ये पेंटिंग बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना। तो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ख़राब है। तो शाओ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जियन उस पेंटिंग की और भी सारी बुराई कर देता है कि उसमें बस सो कॉल्ड विजुअल इफेक्ट है और कुछ भी नहीं। तभी शाओ से गुस्से में उस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती है और कहती है कि लूसी की जो सारे वर्क है वो बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हें उसका स्टाइल समझ नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेंटिंग ख़राब हो गई। जैसे इतने में शाओ का भाई लू उसके लिए गिफ्ट लेकर आ रहा होता है, तभी वो गलती से जियन से टकरा जाता है और जियन वापस से शाओ के एकदम ही क्लोज आते आते बच जाता है और वो तो गलती से उसकी पेंटिंग पर पैर रख चुका होता है। तो शाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लू कहता है कि सिस्टर मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा, और फिर वो उस पेंटिंग को देखकर जियन से कहता है कि ये तो तुम्हारी पेंटिंग है ना। तो वो कहता है कि हाँ। फिर ये तीनों बैठकर बात करते हैं और शाओ को अब पता लगता है कि उसका जो फेवरेट आर्टिस्ट है पेंटिंग का, वो कोई और नहीं बल्कि जियन है। वो सोच में पड़ जाती है कि फिर वो अपनी पेंटिंग के बारे में खुद क्यों बुराई कर रहा था, और ऊपर से उसने मुझे जब अम्ब्रेला दिया था तो ज़रूर इसी वजह से, क्योंकि मैंने उसकी पेंटिंग खरीदी थी। शाओ का भाई उसे कहता है कि फिक्र मत करो, जियन तुम्हारे लिए दूसरी पेंटिंग ड्रॉ करके दे देगा। तो जियन कहता है कि हाँ, मैं ड्रॉ करके दे सकता हूँ। तो शाओ कहती है कि मुझे पेंटिंग देने से अच्छा है क्यों ना तुम मुझे पेंटिंग ड्रॉ करना सिखा दो। तो शाओ का भाई लू भी उसका साथ दे रहा होता है कि हाँ, जैसे फिश देने से अच्छा है कि फिश पकड़ना सिखाना चाहिए। जियन इस पर कुछ नहीं कह रहा होता है। तो शाओ झूठा रोने का नाटक कहने लग जाती है कि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बुरी है और इसलिए मुझे पता है कि कोई मुझे सिखाना नहीं चाहता, तुम भी क्यों सिखाना चाहोगे। और वो अपने भाई को इशारा करती है कि भाई मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना। तो वो भी उसका रोने धोने में साथ देने लगता है कि हाँ, तुम्हारी पेंटिंग बहुत ख़राब है। और फिर वो जियन को इशारे कर रहा होता है कि वो हाँ बोले। तो जियन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि बात यह है कि मैं यहाँ सिटी में ज़्यादा नहीं रुकने वाला हूँ। तो फिर शाओ और नाटक करने लगती है कि हम कितने बेचारे हैं ना। तो उसका भाई भी साथ में नाटक कर रहा होता है कि हाँ बेचारे हैं।
तो जियन फाइनली फिर मान जाता है कि ठीक है, जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर शाओ जियन को अपनी ये सारी खरीदी हुई पेंटिंग का कलेक्शन दिखाने के लिए लेकर जाती है और वो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि ये सारी पेंटिंग उसकी ही बनाई हुई है। शाओ कहती है कि पहले तो मैं बस अपने पसंद के हिसाब से पेंटिंग खरीदती गई, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब तुम्हारी पेंटिंग है। पर फिर एक दिन मैंने सारी पेंटिंग्स के पीछे साइन देखी तो मुझे पता लगा और इस तरीके से मैं तुम्हारी फ़ैन बनी थी। तो फिर यहाँ पर जियन तो बस अपना कुछ पास्ट याद कर रहा होता है बचपन का, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। शाओ से एडवाइस लेने लगती है कि जैसे उसकी पेंटिंग का एक स्टाइल है तो वो अपना पेंटिंग का स्टाइल कैसे बना सकती है। तो वो उसे समझाता है कि स्टाइल बनाया नहीं जाता है, बल्कि वो तो सारे वर्क देखकर लोग पहचानते हैं। तो शाओ को ऐसे काफ़ी आइडिया मिलता है। फिर वो उसकी एक पेंटिंग निकालने जा रही होती है उस बारे में कुछ पूछने के लिए, और तभी वो स्लिप हो जाती है। तो गलती से इस बार तो इन लोग की एक्सीडेंटली किस हो ही जाती है। तो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से दूर होकर अपने अपने आप को शांत कर रहे होते हैं। तभी इतने में जियन को किसी लड़की की कॉल आती है और वो उसे कॉल पर पूछ रही होती है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो वो घर आ रहा है कि नहीं। तो जियन मना कर देता है और कॉल कट करता है। तो शाओ से पूछती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और कहता है कि गर्लफ्रेंड, ये तो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। जियन कहता है कि फालतू बकवास मत करो। तो लू कहता है कि मैं कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी जो रूमर्स है ना वो पूरे इंटरनेट पे फैली हुई है कि तुम बहुत ही रॉकेट की स्पीड में अपनी गर्लफ्रेंड्स बदलते रहते हो, और लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें कॉफ़ी शॉप में एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ देखा था। जेन कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ पर शाओ तो अपसेट हो जाती है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में लू जियन के पास आता है और उसे कहता है कि घर पे मेरी बहन भी रहती है, तो थोड़ा तुम अपने कपड़े का ध्यान दो, इतने रिवीलिंग कपड़े मत पहनो। ऐसा बोलकर वो तो पूरा उसे कॉलर तक बंद कर देता है। तो जियन कहता है कि वैसे तो ये तुम्हारे कपड़े हैं। ऐसा बोलकर वो चेंज करने चला जाता है और यहाँ पर फिर लू सोचने पड़ जाता है कि क्या मैं ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनता था। तभी शाओ उसके पास आती है और कहती है कि भाई मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, आप मुझे बताओ कि क्या आप कभी कोई मिस्ट्रेस बने हो। लू कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारा भाई मिस्ट्रेस बन सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शाओ कहती है कि मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बस सोचो कि आप कभी गलती से एक लड़की को किस करते हो जिसका पहला से बॉयफ्रेंड है, तो क्या आप मिस्ट्रेस बन गए। तो फिर उसका भाई लू कहता है कि अगर गलती से था तो भी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो मिस्ट्रेस ही हुआ। वो शाओ से पूछता है कि लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि भाई मैं तो बस ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रही थी। लू कहता है कि लेकिन इस बारे में जियन से पूछना बनता है, उसे तो इसका एक्सपीरियंस है। शाओ कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो लुई से कॉलेज के एक इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है जिसमें सभी कॉलेज के लोगों ने जियन को एक दिन एक ब्यूटीफुल लड़की का हाथ पकड़े हुए देखे थे, पर तभी वो उसे छोड़कर एक ओल्ड मैन के साथ कार में बैठकर चली गई थी। तो सभी को यही लगता है कि वो ब्यूटीफुल लड़की उसकी शुगर डैडी थी। और वैसे बात भी सही है, जियन इतना हैंडसम है तो रिच लड़कियां तो उसके ऊपर पैसे खर्च करेगी ना। तो शाओ फिर इस बारे में सोचने लग जाती है और दूसरी ओर हम जियन को देखते हैं जो कि उसी लड़की के साथ एक कैफ़े में गया होता है और उसी कैफ़े में शाओ अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है और वो उसे इन सारी चीज़ों के बारे में बता देती है कि ऐसे इस तरीके से एक्सीडेंटली उसकी फर्स्ट किस चली गई। शाओ ये भी बताती है कि वो अभी मेरे साथ मेरी घर पे रहता है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है कि तुम लोग अभी से लिविंग में रह रहे हो। शाओ कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे भाई का फ्रेंड है वो, इसलिए वो घर में आया हुआ है। तभी यहाँ पर जियन उसी लड़की के साथ आकर बैठ जाता है। तो शाओ अपनी फ्रेंड को दिखाती है कि मैं उसी लड़की की बात कर रही हूँ। तो शाओ की फ्रेंड सूजी उससे देखने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम भी है, और ये कौन है, क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। तो शाओ कहती है कि हाँ मैं यही बताने जा रही थी। फिर ये लड़की जियन को एक कार्ड देती है और बताती है कि ये तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें देने बोले, इसमें बचपन से लेकर अब तक की तुम्हारे सारे न्यू ईयर के पैसे हैं। जियन कहता है कि कितनी फ़नी बात है ना, अब मैं 28 साल का हो चुका हूँ तो डैड को पता लग रहा है कि ये सब उनकी जिम्मेदारी है। तो फिर ये लड़की उसे समझा रही होती है कि मैन को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उसके डैड अब डैड बनना सीख रहे हैं। तो जियन इस कार्ड को अपने पास जेब में रख लेता है और कहता है कि हाँ मेरे डैड तो अभी भी यंग है। शाओ और उसकी फ्रेंड सूजी बस इन लोगों को देखकर अज्यूम कर रहे होते हैं कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये लोग डिस्कस करते हैं कि इसने उसके दिए हुए पैसों का कार्ड ले लिया, तो लगता है दोनों के बीच में बड़ी सीक्रेट रिलेशनशिप चल रही है। शाओ अपसेट हो जाती है कि यानी मेरे भाई ने बिल्कुल सही बोला था। तभी जियन जाने को करता है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगे। तो अभी वो चला जाता है और शाओ तो ये सब देखने के बाद अपसेट हो जाती है। फिर वो अपने इस ड्राइंग स्टूडियो में आ जाती है और अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हुए इसी बारे में सोच रही होती है।
कि सच में जियन को किसी रिच लड़की ने अडॉप्ट करी हुई है। तब यहाँ पर जियन आ जाता है और पूछता है कि तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम यहाँ अपने रूम में ड्राइंग कर रही हो। तो शाओ बताती है कि मुझे अभी कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, तो समझ नहीं आ रहा क्या ड्रॉ करूँ। तो जियन उसे कहता है कि कभी कभी रिलैक्स होने से क्रिएटिविटी आती है, तो चलो कुछ बातें करते हैं। तो शाओ से पूछती है कि जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और टैलेंटेड हो, तो तुम तो बड़े पॉपुलर होंगे ना। जियन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ठीक ही हूँ। तो शाओ के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मिसअंडरस्टूड कर चुकी होती है कि वो एक मेल मॉडल है, तो सोचती है कि लगता है उसका काम ठीक नहीं चल रहा है। फिर वो उससे पूछने लगती है कि वैसे तुमने ये जॉब क्यों चुनी, क्या तुम्हें ये काम बहुत ही पसंद है या फिर ये से जल्दी पैसे आते हैं इसलिए। तो जियन तो अपने पेंटिंग के काम के बारे में समझ रहा होता है और कहता है कि कोई भी काम वैसे तो आसान होता नहीं है, इसमें पैसे भी इजीली बन जाए, लेकिन हाँ मैंने ये काम अपने फ्यूचर को सोचते हुए चुना। शॉक कहती है कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहता होगा ना। तो वो कहता है कि हाँ रहता तो है ही है, क्योंकि हर कस्टमर की अलग अलग ही डिमांड रहती है। ये सुनकर वो और शॉक होती है कि ये एक नहीं बल्कि और भी कस्टमर को सर्व कर चुका है। तभी जियन कहने लगता है कि वैसे तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम पे फोकस करो, बाकी सब तो तुम इजीली हैंडल कर लोगी। तो शाओ भी उसे थोड़ा चीयर अप करने लगती है कि हाँ तुम भी फिक्र मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। तो वो उसे हाँ तो बोल रहा होता है, पर शौक होता है कि ये क्या बोल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ अपने भाई लू और जियन के साथ कैफ़े में गई होती है। तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां इन लोग को देखकर बातें करने लगती है और कहती है कि ये दोनों लड़के तो कितने हैंडसम है, लेकिन इनके साथ जो ये लड़की बैठी है ये कितनी ऑर्डिनरी सी है, उनके बीच में तो वो सूट ही नहीं कर रही है। तो शाओ अपने बारे में ये सुनकर थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। तभी जियन उसे कहता है कि तुम अपना सिर मत झुकाओ, बल्कि एकदम स्ट्रेट बैठो। फिर इतने में शाओ को एक लड़के का मैसेज आता है। वो उसे मैसेज में अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा होता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। वो कहता है कि क्या हम दोनों मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। शाओ खुश तो होती है कि कोई उसे लाइक करता है, पर वो समझ नहीं पाती कि मैं उसे क्या रिप्लाई दूँ। तभी इतने में उसका भाई पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी कॉफ़ी पियोगी। वो ध्यान नहीं देती है। तभी वो उसका फ़ोन देख लेता है और मैसेज पढ़ के शॉक होता है। तो जियन कहता है कि क्या हुआ है। फिर ये तीनों ही मिलकर पार्क में पहुंच जाते हैं, जहां पर उस लड़के ने शाओ को मैसेज पे मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर लू कहने लगता है कि हम पूरे 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, वो लड़का अभी तक आया क्यों नहीं। ऐसे कोई फर्स्ट टाइम मीटिंग में इतना लेट आता है। उसके कुछ पॉइंट्स में पहले ही डिडक्ट कर रहा हूँ। शाओ कहती है कि भाई अभी तो पता भी नहीं है कि ये सच है कि नहीं, क्या पता ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस लड़के ने गलती से मुझे मैसेज कर दिया हो। तो फिर उसका भाई कहता है कि उसमें साफ साफ उसने तुम्हारा नाम लिखा है, तो ये तुम्हारे लिए ये। लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि ऐसे ही तुम किसी मैन के वर्ड से इजीली उसे अट्रैक्ट नहीं हो सकती हो, क्योंकि उसे हमें पहले अच्छे से जज करना होगा कि वो तुम्हारे लायक है कि नहीं। एक तो वो पहले ही लेट हो गया है, फिर अब वो कितना भी अमीर और हैंडसम क्यों ना हो, मैं इतनी इजीली मानूंगा नहीं जब तक वो अच्छा बंदा नहीं होगा। और तुम्हें भी इतनी इजीली नहीं मानना चाहिए। तभी शाओ फिर उस लड़के को आते हुए देख लेती है और अपने भाई को भी दिखाती है। तो शाओ से ज़्यादा तो उसका भाई नर्वस हो रहा होता है। फिर यहाँ पर जो अपने फ्रेंड लोग के साथ आ रहा होता है और उसके फ्रेंड उसे चीयर कर रहे होते हैं कि वो ये कर सकता है। जो जैसे ही शाओ के सामने पहुंचता है तो शाओ से कहती है कि थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, लेकिन मैंने इस बारे में अच्छे सोची हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए सॉरी। तो ये सुनकर वो तो शॉक हो जाता है कि सारे लोग ये सुन रहे हैं। वो तुरंत ही फिर शाओ की मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुमने सच में सोची कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुमने अपने आप को समझी क्या हो, भीड़ में तो तुम दिखती नहीं हो और तुम जैसी लड़की को कौन ही पसंद करेगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो फिर ये सुनकर उसका भाई लू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो कहता है कि सच में इतनी ऑर्डिनरी होकर तुम तो बड़ी कमाल की निकली, दो दो लड़कों को फंसाई हुई हो। वो दोनों का कोट टच करके कहने लगता है कि लेकिन ये लोग कितने गरीब दिख रहे हैं और तुम अगली। तो जियन गुस्से में तुरंत ही उसे पंच मार देता है। तो फिर वो बंदा चिल्लाता है कि तुमने मुझे मारा कैसे, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। जियन फिर उसे और मारने जा रहा होता है। तो शाओ तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकती है कि ऐसे टाइप के पर्सन को हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर शाओ जो से कह देती है कि माना मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी हूँ, लेकिन तुमसे तो मैं कई गुना ज़्यादा बेहतर हूँ, जो किसी इंसान की सिंसियरिटी के साथ नहीं खेलती है। और वो उसे ज़ोर से ऐसी बातें सुनाती है। तो जियन तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और शाओ फिर ये बोलने के बाद दोनों से कहती है कि चलो। तो लुइस जो से कह देता है कि तुम मुझे दोबारा दिखना मत। और फिर ये दोनों यहाँ पर शाओ के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर घर आने के बाद शाओ का भाई लुइस के लिए उस जो के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है कि मुझे तो उस बारे में सोच के ही गुस्सा आ रही है। जियन तुम्हें तो उसे और भी ज़्यादा जोर का पंच मारना चाहिए था कि वो पूरे आधे महीने के लिए हॉस्पिटल में ही रहता और उसकी मॉम भी उसे पहचान नहीं पाती। शाओ कहती है कि भाई आप बस भी करो, वैसे भी वो ऑलरेडी मार खा चुका है।
तो लू पूछता है कि क्या तुम सच में सैड नहीं हो? तो शाओ कहती है कि हाँ भाई, आखिर वो एक मेरे लिए अननोन पर्सन है और उस जैसे गार्बेज पर्सन के लिए मैं क्यों हार्ट ब्रेक फील करूँगी। लू कहता है कि ठीक है, तुम सच में सैड नहीं फील कर रही हो ना, फिर मैं जाकर अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो कहती है कि हाँ सच कह रही हूँ मैं, जाओ आप अपना काम कर लो। तो लू जाते जाते जियन को इशारा कर देता है कि वो अब शाओ का मुंह ठीक करे। फिर जियन शाओ के लिए भी और अपने लिए भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और फिर शाओ को समझाने लगता है कि जो ने असल में जो किया है वो ब्रेक डिफेंस में किया है। और वो कहता है कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि तुमने उसकी कन्फेशन को सीरियसली ली और फिर तुमने इतने सारे लोगों के सामने उसे रिजेक्ट कर दी, तो इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने तुम्हारी बेइज्जती किया। शाओ फिर भी अपसेट होती है तो जियन उसके सर पे हाथ करता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, तुमने आज बहुत ही अच्छा करी। पर तभी शाओ तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि उसने बिल्कुल सही कहा है, मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी हूँ। तो जियन फिर कुछ नहीं कहता और ड्रिंक कर रहा होता है। तो शाओ से चिल्लाती है कि तुम मुझे कंफर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें भी लगता है मैं ऑर्डिनरी हूँ? ज़रूर तुम्हें भी लगता होगा। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। तो फिर जियन उसकी ड्रिंक लेके रख देता है और फिर उसे समझाता है कि वो जो फील कर रही है वो फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसलिए वो रो सकती है। उसके बाद वो खुद ही शांत हो जाएगी क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। तो शाओ फिर उसे थैंक यू बोलकर उसके ऊपर सर रख कर रोने लग जाती है। फिर जियन शाओ के सोने के बाद उसे उसके रूम में लेटाने के लिए आता है। तभी शाओ यहाँ ड्रंक मोड में हो चुकी होती है और कहने लगती है कि उसकी हिम्मत भी कैसी हो मुझे ऑर्डिनरी बोलने की, मैं कोई ऑर्डिनरी नहीं हूँ। तो जियन कहता है कि हाँ हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तभी शाओ कह रही होती है कि माना मुझे कोई नहीं लाइक करता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई नहीं करेगा। तो जियन फिर उसे कह रहा है कि किसने कहा कि कोई तुम्हें लाइक नहीं करता, मैं करता हूँ। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करके जाने वाला होता है। तभी अचानक से शाओ तो उसे ड्रंक हालत में पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो, वैसे मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, और फिर तुरंत ही सो जाती है। तो जियन तो पूरा शॉक रह जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लू से इस बारे में बात करने के लिए बैठता है और पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो लू कहता है कि मैं तुम्हें अपने भाई की तरह समझता हूँ। जियन पूछता है कि तुम्हें लगता है मैं रिलायबल हूँ। तो लू कहता है कि ऑफ कोर्स तुम रिलायबल भी हो, बहुत ही लॉयल भी हो, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो मेरे, लेकिन ये बताओगे कि सुबह सुबह तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो जियन कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अपनी सिस्टर का क्या करने वाले हो अगर फ्यूचर में उसे कोई और ऐसी परस्यू करेगा तो लू कहता है कि मेरी सिस्टर को जो भी अप्रोच करने की कोशिश करेगा पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। जियन कहता है कि तुम कैसे लड़के को पास करोगे? तो लू पहली कंडीशन रखता है कि उसके बारे में कोई भी गॉसिप नहीं फैली होनी चाहिए, एक क्लीन रेपुटेशन वाला लड़का होना चाहिए, और दूसरा उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो जियन तो एक दोनों ही कंडीशन सुनकर अपसेट हो जाता है। तभी फिर लू कहता है कि तीसरी कंडीशन है कि मुझसे थोड़ा ज़्यादा हैंडसम होना चाहिए, लेकिन जाने दो, मुझसे ज़्यादा हैंडसम कहाँ ही मिलेगा, कोई बात नहीं, कम से कम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला होना चाहिए ताकि वो आखिर तक जा सके। क्योंकि लाइक करना बोलना तो आसान होता है, लेकिन अगर वो उसके लिए सही नहीं हुआ तो वो मेरी सिस्टर को हर्ट कर सकता है। तो जियन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा रिलेशन जिसमें अच्छे से प्रिपेयर होकर तैयारी ना किए जाए वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ही एम्बैरेसिंग वे में वो एंड होगा और फिर उसमें फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ अपना ड्राइंग करने के लिए स्टडी रूम में आती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि वैसे तो उसका जॉब एकदम अलग है, लेकिन आखिर वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, तो इसमें क्या शेमफुल हुआ। तभी जियन यहाँ उसे ड्राइंग सिखाने के लिए पहुँच जाता है और पूछता है कि आज तुम क्या सीखना चाहोगी। तो वो कहती है कि कुछ भी सिखा दो। फिर उससे वो क्वेश्चन करती है कि वैसे मुझे अपनी कॉमिक बुक के प्लॉट के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि कोई पर्सन हो जो ऐसे पर्सन को लाइक करने लग जाए जिसे उसे लाइक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो जियन उसे समझाता है कि जिस पर्सन को नहीं लाइक करना चाहिए तो चाहे जो हो जाए उसे नहीं लाइक करना चाहिए। शाओ पूछती है कि लेकिन अगर कोई अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए और फिर भी उसे ही लाइक करे तो जियन उसे फिर भी वही कहता है कि ऐसा पर्सन जिसे लाइक नहीं करना चाहिए उसे चाहे कितना भी कंट्रोल ना कर पाओ तो उसे लाइक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे रिलेशन को स्टार्ट करना ही गलत है, ऐसे वो खुद को भी हर्ट करेगा और अपने करीबी अपनों को भी। तो शाओ ये सुनकर ही अपसेट हो जाती है और कहती है कि थैंक यू मुझे सजेशन देने के लिए, मैं अब समझ गई कि मुझे अपनी कॉमिक की स्टोरी को कैसे रिवाइज करना है। फिर रात में हम देखते हैं कि जियन को उसके भाई हान का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डैड बहुत ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तुम उन्हें देखने आ जाओ। तो जियन तो मना कर देता है कि तुम हो ना वहाँ पर, और आंटी भी तो है, तुम दोनों काफ़ी हो। तो उसका भाई हान कहने लगता है कि एक्चुअल में डैड ने सोचा है कि वो अपनी कंपनी आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो इसलिए आ जाइए।
जियन इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि डैड को अपनी कंपनी जिसे देना उसे दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। हान कहता है कि अच्छा भाई कम से कम मेरे लिए तो आ जाओ। तो जियन फिर कॉल कट कर देता है और फिर अपसेट होकर अपना बचपन याद करने लगता है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तभी उसके डैड अपने साथ एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर आते हैं और उसे बताने लगते हैं कि ये अब तुम्हारी मॉम है। तो जियन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और ये मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। ऐसा कहकर वो गुस्से में चला जाता है। फिर जियन जब हाई स्कूल में होता है तो उसके डैड की जो स्टेप मॉम का बेटा था वो अब थोड़ा बड़ा हो गया होता है और उसके सामने ही खेल रहा होता है। इतने में उसके डैड एक न्यू स्टेप मॉम को भी ले आते हैं और उससे मिलवाने लगते हैं। तो वो तो गुस्से में चला जाता है। तो फिर वो हान से मिलवाते हैं कि ये तुम्हारी न्यू मॉम है। तो वो तो पैसे लेने के लालच में मान जाता है। और दूसरी तरफ जियन अकेला बैठकर बस अपनी मॉम की फ़ोटो को देखते हुए रो रहा होता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है और तभी यहाँ पर लू और शाओ दोनों शॉपिंग करके घर आए होते हैं और जियन से कहने लगते हैं कि वो आखिर लाइट बंद करके अंधेरे में क्यों बैठा हुआ था। तो जियन फिर तुरंत ही लूना अपना स्टॉप करके इन लोग के सामने बातें करने की कोशिश करता है कि तुम लोगों ने इतने सारे फ्रूट्स लाए, और वो उठाने जा रहा होता है। तो लू कहता है कि फ्रूट तो खा सकता है लेकिन खाने आज बनाना पड़ेगा। जियन कहता है कि ठीक है बता दो क्या बनाना है। तो लू बहुत सारे खाने की डिशेस के नाम बता देता है कि आज हम न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और दोनों तो खुश हुए जा रहे होते हैं। तो जियन इन लोग को बताता है कि मैं तुम लोग के साथ ज़्यादा टाइम तक सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कल मैं अपने सिटी जा रहा हूँ अपने डैड से मिलने। तो ये लोग तो अपसेट हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत सुबह सुबह निकल रहा होता है। तो लू से कॉल पर ही बात करता है कि उसे काम के लिए अपना जाना पड़ गया तो वो उसे छोड़ने नहीं जा पाएगा। फिर वो कॉल रखते ही यहाँ पर शाओ से कहने लगता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो शाओ से थैंक यू बोलने लगती है कि इस टाइम पर उसने उसे ड्राइंग करना सिखाया। जियन कहता है कि तुम ड्राइंग करती रहना और अगर कभी कुछ पूछना हो तो मुझे कभी भी मैसेज कर सकती हो। शाओ पूछती है कि तुम वापस आओगे कि नहीं। तो जियन कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि अगर मैं काम में बिजी हो जाऊंगा तो फिर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। तो शाओ अपसेट हो जाती है। तभी जियन उसे एकदम पास से देखता है और कहता है कि वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, इसलिए तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होकर सर उठा के घूमना चाहिए। और फिर वो कार में बैठने के बाद विंडो खोलता है तो शाओ से बाय बोलकर सेफली जाने बोलती है और फिर जियन अपनी विंडो क्लोज करके कार से चला जाता है। शाओ उसके बाद थोड़ी सी अपसेट होती है और फिर उसके बाद उसकी नॉर्मल कॉलेज की डे टू डे लाइफ शुरू हो जाती है और वो अब अपने लुक्स को थोड़ा और इन्हेंस करती है। और अब तो उसका धीरे धीरे चश्मा भी हट गया होता है और वो उसके बदले में लेंस लगाना स्टार्ट कर देती है। और फिर शाओ को तो अपने कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर में अपने कॉमिक बुक के लिए अवार्ड मिलता है। तो वो अवार्ड लेकर स्पीच दे रही होती है कि ये कॉमिक की बुक की स्टोरी की इंस्पिरेशन उसे एक पर्सन से मिली जिसने उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। वो उसका अच्छा फ्रेंड भी था और उसने उसको गाइड भी किया। और वो ये सब जियन के लिए बोल रही होती है और फिर सभी को थैंक यू बोलती है कि वो आगे भी ऐसी और अच्छे काम करेगी। फिर अवार्ड फंक्शन के नेक्स्ट डे शाओ अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ कॉलेज में होती है। दोनों अपनी स्टडी कर रहे होते हैं। तभी शाओ की फ्रेंड उसे उसकी न्यू कॉमिक बुक के बारे में पूछ रही होती है कि क्या उसने न्यू कॉमिक स्टार्ट भी कर दी। तो वो कहती है कि हाँ। तभी इन लोग के ऊपर बहुत सारे फ्लावर के पेटल्स उड़ कर आ रहे होते हैं। तो दोनों जन देखने लगते हैं कि यहाँ पर एक लड़का है जो कि अपने सारे फ्लावर्स को तोड़ तोड़ कर फेंक रहा होता है क्योंकि अब वो 13 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि क्या मैं इतना अनलकी हूँ, क्या मुझे मेरी मिस राइट मिलेगी कि नहीं। और तभी वो इन लोगों को देखने लग जाता है और शाओ भी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि ये हमारे कॉलेज का कन्फेशन एक्सपर्ट है। अभी इसने जल्दी एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने इसे रिजेक्ट कर दी। तभी वो लड़का जो कि कोई और नहीं हान है वो इसे देखकर खुश हो रहा होता है कि मुझे न्यू लव मिल गई है। फिर वो इन लोग के पास आ जाता है और शाओ की फ्रेंड से कहने लगता है कि सीनियर ये लड़की कौन है। तो वो उसे शाओ का नाम बताती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड है। तो वो अपना एक फ्लावर निकालता है और शाओ को दे देता है ये कहकर कि उसने जो उसके ऊपर फ्लावर उड़ा दिया था तो उसके लिए सॉरी। शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। तभी हान कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो शाओ तो शॉक हो जाती है। फिर दूसरी ओर हम यहाँ पर जियन को देखते हैं जो कि अपने डैड की कंपनी का काम संभाल रहा होता है। और तभी जैसे उसे शाओ की याद आती है तो वो कैंडी खाने लगता है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ रात में जियन को मैसेज करना चाह रही होती है कि वो ठीक है कि नहीं, पर फिर वो ये मैसेज नहीं कर पाती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब कॉलेज की होती है तभी यहाँ पर वो दो लड़कियों को अपने बारे में बातें करते हुए सुनती है जो कि उसे पहचान रही होती है कि ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन कॉमिक बुक वाला अवार्ड जीती थी। इसका जज के साथ कोई रिलेशन चल रहा है, इस वजह से इसने ये कॉम्पिटिशन जीती थी।
और फिर दोनों यही सब बातें करते हुए चली जाती है। तभी शाओ के पास हान भागते हुए आता है और उसे बताता है कि पूरे कॉलेज पेज के ऊपर उसके बारे में झूठी रूमर्स फैली हुई है। तो शाओ अपसेट होकर बताती है कि हाँ मुझे पता चला, लेकिन अभी तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, सूजी अभी कॉलेज के ऑफिस में गई है ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने ये सब पोस्ट किया है। अभी उसका IP एड्रेस पता लग ही जाएगा। फिर ये मैसेज देखकर उसे बताता है कि वो कोई जो नाम का लड़का है। और फिर शाओ हान के साथ उस जो से मिलने जाती है और उसे डायरेक्टली पूछती है कि उसने ही कॉलेज पेज के ऊपर उसके बारे में सारी झूठी रूमर्स फैलाया हुआ है। तो फिर वो कहता है कि झूठी का, मैंने अवार्ड वाले दिन ही तुम्हें देख लिया था उस जज के साथ, तुम कैसे इतना देर तक बातें कर रही थी, तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना बता रहा हूँ सबको। तो यहाँ पर हानो से चिल्लाने लगता है कि वो कुछ भी बकवास ना करे। तो जो कहता है कि अच्छा तो शाओ तुमने न्यू लव ढूंढ ली हो, कुछ टाइम पहले तो वो 2 लड़के थे और अब तुम्हें न्यू मिल चुका है। हान ये सुनकर गुस्से में इस जो को मारने जा रहा होता है तो शाओ से रोक देती है और वो जो से कहती है कि तुमने छुट्टी के टाइम पर मुझसे अपना लव कन्फेस करे थे पर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दी, तो इसलिए तुम गुस्से में आकर अब सभी के सामने मुझे एम्बेरस करने के लिए ये सब चीज़ें बोल रहे हो। तो जो कहने लगता है कि किसने तुम्हें लव कन्फेस किया, मैं वो नहीं हूँ, झूठा मत बोलो कुछ भी। तो शाओ सभी के सामने दिखा देती है कि तुम्हारा मैसेज अभी भी मेरे पास है और हाँ मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी कॉलेज ऑफिस में जाकर तुम्हारा अकाउंट पता कर चुकी है, तो हमारे पास सारा एविडेंस है। तो अगर तुम अभी भी मुझे झूठी बनाना चाहते हो तो ठीक है, बोलो कि तुमने ये सब नहीं करे हो ताकि मैं तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ और पुलिस को दे सकूँ। फिर तो पुलिस तुम्हें खुद ही पता करके बता ही देगी कि मैं ही सच कह रही हूँ और फिर देखना तुम पर केस हो जाएगा। तो वो तो डर के मारे तुरंत यहाँ से भाग लेता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ अकेले अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी जो उसका चुपके से पीछा कर रहा होता है और वो ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक होता है और उसके पीछे आकर कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद करी हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और कांच की बोतल तोड़कर उसे कांच से मारने जा रहा होता है। तो शाओ तो डर चुकी होती है। तभी इतने में शाओ के सामने जियन आ जाता है उसे बचाने के लिए और फिर जियन जो को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तो शाओ फिर जल्दी से उसे रोकती है और जो कहने लगता है कि बस मत मारो, मुझे गलती हो गई, मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। तभी यहाँ पर जियन तो पुलिस को कॉल करके बता देता है कि इस बंदे ने कैसे एक लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। तभी शाओ अपने हाथ में जियन का खून देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें तो चोट आई हुई है। वे लोग घर आ जाते हैं और जियन अपने रूम में होता है और अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर अगर आपको चोट आ गई है तो मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, पर जियन मना कर देता है कि ज़्यादा चोट नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और फिर वो शर्ट खोलकर अपनी चोट को देखने लगता है। तभी इतने में शाओ से बाहर से आवाज़ दे रही होती है कि तुम्हें क्या ज़्यादा चोट आ गई है, क्या मैं अंदर आकर तुम्हें मेडिसिन लगाने में हेल्प कर दूँ। तो फिर जियन मान जाता है और शाओ से मेडिसिन लगा रही होती है और फिर उसे पूछती है कि वो यहाँ पेकिंग यूनिवर्सिटी कब आया। तो जियन उसे बताता है कि उसे कॉलेज की तरफ से इनविटेशन आया था क्योंकि वो पुराना अच्छा ग्रेजुएट रहा है। शाओ कहती है कि तुम्हारा लेक्चर कब रहेगा, मैं अटेंड करूँगी। तो वो कहता है कि असल में हो भी चुका है, मैं उस दिन आया था जिस दिन तुम स्टेज पर अपना अवार्ड रिसीव कर रही थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ जब अपना अवार्ड लेकर स्पीच दे रही थी तो जियन वहीं पर ही था और वो सब देख रहा था। तो शाओ अपसेट होती है कि तुमने आखिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तब यहाँ पर जियन की चोट में दर्द होने लगता है तो वो जल्दी से फिर उसे बैंडेज कर देती है। फिर वो वापस रूम में आती है उसे मेडिसिन के लिए याद दिलाने को। तभी देखती है कि वो सो रहा है और उसे बहुत ज़्यादा ही फीवर है, तो वो उसे खुद ही उठाकर फिर मेडिसिन पिला देती है। और तभी वो दोनों जब ऐसे क्लोज होते हैं तो शाओ का भाई लू आकर इन दोनों को देखकर शॉक होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये तीनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी जियन के राइट हैंड में चोट की वजह से ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो शाओ कहती है कि थोड़ा केयरफुल रहो और लेफ्ट हैंड से खा लो। तो लू ये देखकर इमेजिनेशन में चला जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को उसके सामने डेट करने लगेंगे और वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाएगी और फिर वो लोग उसके सामने किस भी करने जा रहे होंगे। ये इमेजिनेशन करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जियन से कहता है कि मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम अपने हाथ को हर्ट मत करना, और वो उसे आकर वाकर उसके मुंह में गुस्से में डाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में लू देखता है कि जियन जाकर बैठ गया है और अपनी चोट को खोल कर देख रहा है क्योंकि अब मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसकी इमेजिनेशन में उसकी बहन शाओ ही यहाँ पर आकर फिर से उसे ऐसे ही सेड्यूस करते हुए मेडिसिन लगाने में लगी होती है और ये इमेजिनेशन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसके पास पहुँच कर कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन चेंज करने में हेल्प करता हूँ।
फिर नेक्स्ट सीन में लू यहाँ पर शाओ को रूम में लेकर आता है और उससे समझा देता है कि तुम उस जीएन से दूर रहो। तो वो कहती है कि भाई मैं इतना पास जाती भी नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, उस रात को तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? मैंने तुम लोग को किस करते हुए देखा था। तो शाओ कहती है कि भाई मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूँ कि आपको एंगल के प्रॉब्लम की वजह से आंखों का धोखा हुआ है, हमने कोई ऐसे काम नहीं करे। लू कहता है कि तुम मुझे गारंटी दो कि तुम जीएन को लाइक नहीं करोगी। तो शाओ ये सुनकर फिर बातें घुमाती है और कहती है कि भाई आप ज़्यादा सोचो मत, उसे मेरी वजह से चोट लगी है मुझे बचाते हुए, इसलिए मैं उसकी फिक्र करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जल्दी से चली जाती है। और फिर शाओ को यहाँ जीएन मिल जाता है तो वो उससे कुछ कहने जा रही होती है कि तभी बीच में लू आ जाता है। जीएन बताने लगता है कि मुझे शावर लेना है। तो शाओ कहती है कि नहीं, तुम शावर नहीं ले सकते, नहीं तो तुम्हारी चोट भीग जाएगी, तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पर लू बीच में आ जाता है कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर तीनों को ही बड़ा awkward फील हो रहा होता है और इसके बाद लू और जीएन दोनों साथ में नहाने जाते हैं और लू को यहाँ पर जीएन की हेल्प करनी पड़ती है। फिर शाओ अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करती है और उसे सब बता देती है कि कैसे जो ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था, पर उसी टाइम पर जीएन आ गया, उसने उसकी जान बचा लिया और अभी वो उसके साथ ही उसके घर पे रह रहा है। तो उसकी फ्रेंड खुश हो रही होती है कि अच्छा तो अब तुम उसके साथ रह रही हो। तो कहती है कि अरे वो भी तो मेरा फ्रेंड है ना, और उससे अभी चोट लगी है तो मेरी उसे केयर करना तो बनता ही है ना। तो उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओ यहाँ कॉलेज में अपना ड्राइंग का काम कर रही होती है। तभी हान उसके पास ही बैठा होता है और कहने लगता है कि क्यों ना तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाओ। तो शाओ कहती है कि मैं कभी किसी पर्सन की पोर्ट्रेट नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्यों ना तुम बना के तो देखो, अगर तुम मेरी पोर्ट्रेट बनाओगी ना तो मैं अच्छे खासे तुम्हें पैसे ऑफर कर सकता हूँ। तो शाओ इस बारे में कंसिडर करती है। फिर इसके बाद वो यहाँ अपने ड्राइंग रूम में आकर कुछ पेंटिंग बनाने का ही सोच रही होती है। तभी जीएन भी आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और दोनों यहाँ साथ में एक दूसरे के साथ खेलते हुए पेंटिंग करना एंजॉय करते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि जीएन तो शाओ और अपने बारे में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का सपना देखता है और फिर सपना देखते ही रात में अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत शॉक होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, तभी उसे टेबल के नीचे अपना फ़ोन नज़र आता है। तो वो नीचे से उठाने जाती है और इतने में यहाँ पर जीएन आया होता है और वो कॉल पर बात कर रहा होता है। तो फिर वो नीचे ही छुप कर उसकी कॉल की बातें सुनने लग जाती है। जीएन कॉल पर कह रहा होता है कि हाँ मुझे अभी भी 1 मिलियन ही चाहिए। तो जीएन की बातें सुनकर ये सोचती है कि क्या उसके ऊपर 1 मिलियन का उधार है, इसे तो रिच वूमेन ने अडॉप्ट करी है ना, तो इसे इतने सारे पैसे की जरूरत कहाँ से पड़ गई। कॉल पर जीन कह रहा होता है कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो शाओ ये सुनकर उसकी फिक्र करने लग जाती है और उसकी इमेजिनेशन में वो देख रही होती है कि कैसे जीएन रोते हुए प्लीज कर रहा होता है कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। यही सब बात करके फिर जीएन यहाँ से चला जाता है। तो शाओ फिर टेबल से बाहर निकलती है और वो डिसाइड करती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। और फिर शाओ पैसे मांगने के लिए अपने भाई लू के पास आती है और कहती है कि भाई आपके पास अकाउंट में 1 मिलियन तो होंगे ही ना। तो फिर लू गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें किस लिए पैसे चाहिए, फिर तुमने किसी का उधार तो नहीं ले लियो। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं भाई मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो अपनी फ्रेंड सूजी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कितने। तो सूजी जैसी 1 मिलियन बताती है तो वो कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ एक पेंटिंग को लेकर जा रही होती है। तो जीएन उसकी हेल्प करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें बड़ा ऑर्डर आया है। तो कहती है कि हाँ इस बार मैंने बहुत पैसे कमाई हूँ। वो कहती है कि वैसे अगर तुम्हें अभी पैसों की ज़रूरत पड़े और मेरी हेल्प की हो तो तुम मुझे बता सकते हो, अपने आप को अकेला मत समझो। जीएन कहता है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ ने तो वो पोर्ट्रेट वाली पेंटिंग हान के लिए बनाई होती है और हान से कहती है कि क्या तुम्हें पेंटिंग पसंद आई। तो कहता है कि हाँ इतनी पसंद आई कि वो पेंटिंग देखने के बाद मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं फेमस पेंटर बनूंगी। तो वो कहता है कि हाँ मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही फेमस होंगी। तो शाओ कहने लगती है कि चलो आप डिस्कस करते हैं कि तुम उस पेंटिंग का कितना पैसा दोगे। हान कहता है कि बहुत ज़्यादा दूंगा। तो शाओ फिर उसे 1 मिलियन मांग लेती है। तो ये सुनकर वो शौक हो जाता है कि इतने तो उसके पास है ही नहीं। वो कहता है कि फिक्र मत करो मैं इंतजाम करता हूँ। फिर इसके बाद हान जीएन से पैसे मांगने के लिए उससे मिलने पहुंच जाता है और दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। हान कह रहा होता है कि भाई मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं एक लड़की को डेट पर लेके जाना चाहता हूँ और ये मेरी फर्स्ट डेट है, तो इतना तो आप समझती हो कि पैसे खर्च करना तो बनता है, तो आप थोड़े से पैसे मुझे दे दो। जीएन फिर उसे पूछता है कि कितने चाहिए। तो वो बताता है कि 1 मिलियन। ये सुनकर फिर जीएन तुरंत ही उसे मना कर देता है कि चलो निकलो यहाँ से। तो हान उससे मनाने लग जाता है कि भाई प्लीज दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आप तो मेरे कितने अच्छे भाई हो, ऐसा बोलकर पीछे पड़ जाता है। तो फिर जीएन मान जाता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पैसे कमा के फिर मुझे रिटर्न भी करने होंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ।
तो हान फिर इसके लिए भी मान जाता है। और तभी यहाँ पर जियन शाओ को मैसेज कर रहा होता है और उसे बाहर मिलने के लिए बुला रहा होता है ताकि वो दोनों साथ में घूमने चले। पर हम देखते हैं कि शाओ तो ये मैसेज देखती नहीं है और वो यहाँ हान से मिलती है। हान उसके साथ डील कर रहा होता है कि वो उसकी और भी सारी पेंटिंग खरीदेगा और उसे 1 मिलियन भी देगा। तो शाओ बड़ी खुश होकर उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। और दूसरी ओर जियन शाओ का इंतजार कर रहा होता है पर वो अभी तक आती नहीं है। इतने में वो एक रेस्टोरेंट में इन दोनों को देख लेता है और जल्दी से अंदर आ जाता है। यहाँ पर दोनों साथ में डिनर करते हुए बहुत ही ड्रिंक भी कर चुके होते हैं और हान जियन को देखते के साथ ही उसे भाई कहकर बोलता है। तो शाओ कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों ब्रदर्स हो। तो जियन मना कर रहा होता है और हान हाँ बोल रहा होता है। तो जियन यहाँ पर बता देता है कि वो उसका स्टेप ब्रदर है। तो शाओ मन में सोचती है कि एक भाई इतना पैसे हैं उसके पास कि वो केयर फ्री लाइफ जी रहा है और दूसरे के पास कर्जे हैं और उसे पैसे चुकाने हैं। सच में उसकी लाइफ कितनी टेंशन वाली है। तभी जियन शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो आखिर मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। तो शाओ तुरंत ही अपना फ़ोन देखती है और कहती है कि मैंने देखी नहीं थी। तो हान उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मेरा भाई बड़ा अच्छे नेचर का है, ये गुस्सा नहीं होगा। तो शाओ और वो दोनों बातें करने में लग जाते हैं और जियन इन लोग के सामने ही बैठकर फिर इन लोग को बातें करते हुए देख रहा होता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हो। तो जियन और शाओ इसे हाँ बोल देते हैं और जियन फिर जेलस हो जाता है और कहता है कि फिर तुम लोग अपना बातें करो, मैं चलता हूँ। तो ये लोग उसे बाय भी कर देते हैं और ये बाहर आकर भी इन लोग को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। फिर जब हान घर पे आता है और जियन को ड्रिंक करते हुए देखता है तो कहता है कि भाई क्या आपने फिर से डैड से झगड़ा कर लिए, प्लीज़ आप इतनी ड्रिंक मत करो। जियन कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो हान कहता है कि ठीक है, अच्छा हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। तो जियन दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि मेरे से दूर रहो। तो हान इतना ड्रंक होता है कि जियन को छोड़ ही नहीं रहा होता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और जियन के इतना दूर करने पर भी वो अपना हाथ उसके ऊपर ही रखा रहता है और पूछता है कि भाई क्या आप मुझसे बहुत नफरत करते हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियन जब अपने रूम में होता है तो हान यहाँ पर आकर उसे बताता है कि उस न्यू स्टेप मॉम ने मुझे 500 दिए, तो भाई मैं आपके साथ 300 शेयर कर लेता हूँ और 200 मैं ले लूँगा। तो जियन गुस्से में उस सारे पैसे को फेंक देता है और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और हाँ मुझे भाई मत बोलना क्योंकि तुम बस एक नाजायज बेटे हो। तो फिर हान चला जाता है। फिर दोनों जब साथ में बैठकर खाना खाते हैं तो जियन यहाँ पर उसकी पसंद का ही खाना उसे बना कर देता है पर ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने उसके लिए नहीं बनाया बल्कि ऐसे ही बना दिया। फ्लैशबैक खत्म होता है और जियन अपने भाई हान को बताता है कि मैं असल में तुमसे नफरत नहीं करता हूँ बल्कि मैं बस डैड की वजह से तुम्हारे साथ वैसे बिहेव करता था और वो उसे सॉरी बोल देता है। तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चाहे जो कर लो, मैं कभी आपसे गुस्सा नहीं हो सकता हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियन एक स्टोर में अपने ड्रेस की शॉपिंग करने गया होता है और जैसे ही वो बिल पे करने जा रहा होता है तभी शाओ यहाँ पर उसकी जगह बिल पे कर देती है। तो फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्यों बिल पे करी हो। तो वो बहाने करती है कि लास्ट टाइम जब उसने उसकी जान बचाया था तो उसका कपड़ा फट गया था ना, तो इसलिए उसने उसे ड्रेस सिलाई है। और वो उसे अपना कार्ड भी देने लगती है और कहती है कि इसमें पूरे 1 मिलियन है, मुझे ये अपने काम की इन्वेस्टमेंट मिली है, तो अभी तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना तो इसे अपने पास रख लो। तो जियन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे पैसों की कमी है। तो शाह कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी कॉल पे बातें सुनी थी कि तुम्हें 1 मिलियन का कर्जा भरना था और तुम कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी में चाहिए, नहीं तो फिर उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था। जियन को फिर कॉल की बात याद आ जाती है और वो उसे कहता है कि वो पैसे मुझे देने नहीं है बल्कि वो मैंने चार्ज किया हूँ किसी को। तो शाह सोचने लगती है कि यानी वो रिच वुमेन इसके ऊपर बहुत पैसे लुटाती है और इसके पास पैसों की कमी नहीं है, ये आराम से 1 मिलियन खर्च करता है। जियन कहता है कि अगर कभी मुझे 1 मिलियन की ज़रूरत हो तो तुम मेरे बदले में पैसे चुकाने में मदद करोगी। तो शाह कहती है कि ऑफ कोर्स करूँगी। जियन उससे पूछता है कि तुम पैसे कैसे लाओगी। तो वो कहती है कि मेरी कॉमिक बुक अभी बिक रही है, उसमें ही मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं एक और न्यू स्टाइल की कॉमिक बुक स्टार्ट कर दूंगी तो उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जियन काफ़ी शौक होता है कि वो उसके लिए इतनी मेहनत करेगी। तो वो उससे पूछता है कि क्यों। तो शाह उसे जवाब देती है कि क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तो जियन ये रीज़न सुनकर हंसने लग जाता है और शाह से कहती है कि हाँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। जियन यहाँ उसका कार्ड उसे रिटर्न करता है और उसे समझाता है कि मुझे सच में पैसों की कमी नहीं है। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जियन इंटरनेट पे क्वेश्चन करके पूछ रहा होता है कि आखिर कोई लड़की अगर ऐसा बोले कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो तो इसका क्या मतलब है। तो उसे आंसर मिलता है कि इसका ये मतलब है कि उसके पास अभी भी चांस है। दूसरी ओर हम शाह को देखते हैं जो कि यहाँ अपने ड्राइंग रूम में होती है और उसने हान को बुलाई होती है। उसे समझाने लगती है कि तुम्हें एकदम शांत खड़े रहना है, तभी तो तुम्हारी पोर्ट्रेट मैं अच्छे से बना पाऊंगी।
और वो उसके बाल वगैरह भी सही कर रही होती है। और तभी यहाँ पर जियन शाओ को प्रपोज करने के लिए उसको फ्लावर देने आ रहा होता है। और तभी वो जियन और हान को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत ही फिर यहाँ से चला जाता है और उस फ्लावर को भी रख देता है। पर फिर वो बाहर आने के बाद जरी घूम रहा होता है तो उसका भाई हान उसके पास आ जाता है और वो पूछता है कि भाई आप यहाँ पर क्या करने आए थे। तो जियन उसे बता देता है कि मैं शाओ को लाइक करता हूँ। ये सुनकर हान शॉक होता है और कहता है कि भाई आप उसे नहीं लाइक कर सकते, उसे मैं लाइक करता हूँ और मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। जियन कहता है कि मुझे पता है। तो फिर हान कहने लगता है कि भाई आप मुझे कभी अपना भाई मानते ही नहीं हो, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना। जियन कहता है कि तुम्हें मैं भाई मानता हूँ इसलिए ही मैं अब तक बर्दाश्त कर रहा था। तो हान गुस्सा आने लग जाता है कि फिर और बर्दाश्त क्यों नहीं किया। तो जियन कहता है कि मैं और नहीं कर सकता हूँ। और आज जैसे मैंने उसे देखा कि वो तुम्हें कैसे स्माइल करके देखती है और तुम्हारे बाल भी जब वो फिक्स कर रही थी, मैं ये सब देखते हुए अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। हान कहता है कि आपको क्या लगता है कि वो आपको लाइक करेगी। तो जियन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें लाइक करती है। तो हान भी ये सुनकर चुप हो जाता है और फिर उसे कहता है कि ठीक है फिर भाई हम दोनों फेयर कंपटीशन करेंगे। इसके बाद शाओ ने दोनों को अपनी एक कॉमिक बुक की पब्लिश होने की खुशी में सेलिब्रेशन के लिए बुलाई होती है। और यहाँ पर जियन और हान दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तो शाओ इन लोग को बीच में हाथ करके इंटरप्ट करती है और कहती है कि तुम लोग आखिर इतने स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो, मैंने तो सेलिब्रेशन के लिए बुलाई थी ना। तो हान तुरंत ही फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और ड्रिंक के लिए यहाँ पर वाइन का ग्लास उठाता है। तो जियन भी फिर उसे ड्रिंक टोस्ट करने लग जाता है। हान शाओ से कहता है कि तुम्हारी न्यू कॉमिक बुक के पब्लिश होने में मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए ना, तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड के तौर पे इस डिश को अपने हिसाब से बना के दोगी, मुझे नहीं आता है। तो शाओ बनाती है और वो उसके हाथ से ही खा लेता है। शाओ फिर खुद खाने के लिए भी अपना बनाती है। तो जियन उसे कहता है कि मुझे भी नहीं आता है। तो शाओ उसे भी अपने हाथ से खिला देती है और जियन हान को दिखाकर उसे जेलस करवा रहा होता है। फिर पार्टी के बाद दोनों यहाँ पर शाओ को वॉक करते हुए घर छोड़ने के होते हैं। तो शाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती थी। तो फिर दोनों ही कह रहे होते हैं कि उन लोगों को उसकी सेफ्टी की फिक्र है। तभी हान जानबूझ के शाओ को दूसरे साइड कर देता है और कहता है कि तुम ये लेफ्ट साइड रहो तो ज्यादा सेफ रहेगा। तो जियन भी फिर हान को हटाकर शाओ के पास ही आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने लिए सेफ लग रहा है तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। और जियन और हान बार बार एक दूसरे को हटा रहे होते हैं। तो शाओ इन लोग को स्टॉप करती है कि बस बहुत हो गया। इतने में एक बंदा बीच में साइकिल चला के जा रहा होता है। तो शाओ जियन को दूर करने जाती है और तभी वो भी उसे खींचता है। तो इस तरीके से दोनों बच जाते हैं और एक दूसरे के कितना क्लोज हो जाते हैं। तो हान बस देखता रह जाता है। फिर शाओ तो यहाँ पर स्माइल करने लगती है और कहती है कि मेरा घर आ गया तो मैं खुद जा रही हूँ। और फिर उसके जाने के बाद हान जियन से कहने लगता है कि भाई आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड से बाहर मिलने जाती है। तो उसे परेशान देखकर उसकी फ्रेंड पूछ लेती है कि क्या तुम जियन की वजह से परेशान हो। तो शाओ कहती है कि हाँ। तो फिर उसकी फ्रेंड सूजी कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम बस उसे अपना फ्रेंड समझती हो। तो शाओ एडमिट कर लेती है कि हाँ तुमने सही समझी हो, मेरे थॉट्स पहले से ही इनोसेंट वाले नहीं थे और मैं जब उससे वापस मिली तो मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। जब मुझे पता लगा कि उसके ऊपर कर्ज है तो मुझे उसकी बहुत फिक्र हुई। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने उस दिन मुझसे 1 मिलियन क्यों मांगी थी। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन फिर मुझे पता लग गया कि उसे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी इतना अमीर है और ऑफ कोर्स वो इतना हैंडसम है, तो रिच लड़कियां तो उसके ऊपर पैसे लुटाएंगी, ये तो बहुत कॉमन है। तो सूजी कहती है कि तुम भी तो उसकी कस्टमर बन सकती हो, ट्राई करके तो देखो। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ जियन को डिनर पे बुलाती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि मैं कैसे पूछूं कि वो कितना पैसा चार्ज करता है। फिर वो बहाने बनाकर उसे कहती है कि ऐसे खाली डिनर और ड्रिंक करना कितना बोरिंग है ना, तो चलो हम लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। तो जियन मान जाता है और दोनों रॉक पेपर सीजर खेलकर अपनी अपनी बारी पे एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। पहली बारी तो जियन की आती है और वो शाओ से पूछता है कि वो हान के बारे में क्या सोचती है। तो शाओ बताती है कि वो मेरा बेस्ट पार्टनर है। दूसरी बारी भी फिर जियन की आती है और वो फिर से उसे हान के बारे में पूछता है कि क्या वो हान को लाइक करती है। तो शाओ कहती है कि नहीं, वो तो मेरा अच्छा फ्रेंड है। ये सुनकर फिर जियन तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर जब शाओ की बारी आती है तो वो उसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम अभी सिंगल हो। तो जियन इस पर हाँ बोलता है। तो शाओ खुश होती है और वो ऑर्डरिंग करके फिर उसे पूछती है कि तुम्हारी 1 महीने की कॉस्ट कितनी है। तो जियन कहने लगता है कि टैक्स हटा के पूरा 8 मिलियन। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि इतना एक्सपेंसिव। वो मनी मन अपसेट हो जाती है और फिर उसे कहती है क्या मैं एक नाइट बुक कर सकती हूँ और मैं बाकी पैसे इंस्टॉलमेंट में भर दूंगी। लेकिन फिर वो अपसेट होती है कि ये कितना महंगा है, ऐसा बोलते हुए सो जाती है।
फिर शाओ इतनी ड्रंक होती है तो जियन उसे उठा के अपने घर ले आता है और उसके पास ही सोफा पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे भाई को पता लगा कि मैंने और तुमने इतनी ड्रिंक कर ली है तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर शाओ जियन के ऊपर बैठने को कहती है तो जियन उसे रोके होता है पर वो नहीं सुनती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। तो जियन कहता है कि डिस्काउंट, तो वो कहती है कि हाँ और फिर उसे किस करने लग जाती है। तो जियन भी फिर उसे किस कर रहा होता है पर फिर वो रुक जाता है और कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो। तो शाओ कहती है कि मैं बहुत ज्यादा होश में हूँ। फिर दोनों ही अपनी किस कंटिन्यू करते हैं और जियन शाओ को उठाकर फिर सीधा रूम में लेकर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो जियन और अपने आप को ऐसे हक करे हुए लेटे हुए देखकर शॉक होती है। वो उठने लगती है तो जियन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो शाओ पूछती है कि कल आखिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ करी तो नहीं। जियन कहता है कि तुम बस ड्रंक हो गई थी तो इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। शाओ पूछती है कि फिर आखिर हम दोनों सेम बेड पर क्यों हैं। तो जियन फिर उसे याद दिलाने लगता है कि कल रात वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी और कह रही थी कि मैं उसे डिस्काउंट दे दूँ और वो मुझे फ्यूचर में पे करेगी क्योंकि वो फ्यूचर में अमीर होने वाली है। शाओ ये सब याद करके फिर शॉक होती है और तुरंत ही उठ जाती है और कहती है कि कल रात मैं बहुत ही ड्रंक थी तो मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दी। तो जियन कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो उसके घर तक उसे छोड़ने जाता है। तो शाओ से पूछती है कि अभी तुम कहाँ जाओगे। तो कहता है कि अपने घर पे। शाओ कहती है कि उसके बाद। तो कहता है कि काम पे। फिर जैसे ही जियन जाने लगता है तो शाओ फिर से उसका नाम लेकर उसे आवाज देती है और उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी केयर करूंगी। तो जियन हाँ बोलता है और शाओ तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि शाओ को प्रपोज करने के लिए यहाँ पर तैयारी वगैरह कर रहा होता है कि वो उसे आई लाइक यू कैसे बोलेगा। वो इतनी सारी प्रैक्टिस में लगा होता है तभी यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी कहना है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और ये कोई फ्रेंड वाला लाइकिंग नहीं है, खुद ना कोई बिजनेस पार्टनर वाला। तो वो शॉक हो जाती है और फिर उसे बता देती है कि असल में मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। तो हान पूछने लगता है कि वो कौन है। तो ये बता देती है कि वो तुम्हारा भाई है और हम दोनों कल रात से डेट करना स्टार्ट करें। तो हान फिर अपसेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियन शाओ को पिक करने पहुंचता है अपनी कार से। तो वो उसकी कार देखकर पूछती है कि ये किसकी कार है। तो बताता है कि मेरी है। तो शाओ को लगता है कि किसी रिच वुमेन ने ही उसे ये कार गिफ्ट करी होगी। फिर कार में बैठने के बाद जियन यहाँ पर उसे गिफ्ट भी दे रहा होता है। तो शाओ कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। तो जियन कहता है कि अब तो तुम्हें गिफ्ट भर भर के मिलने वाला है और वो उसे रिवॉर्ड पे किस मांग रहा होता है। तो शाओ उसे गाल पे किस कर देती है और तभी वो उसके फोन में इसी लड़की का मैसेज देख लेती है और जियन उसे कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके चलूंगा और फिर उसकी सीट बेल्ट लगा रहा होता है। पर उसे अपसेट देखकर वो सोचता है कि लगता है उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया है। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ अपनी फ्रेंड सूजी से मिलती है और उसे बताती है कि मैं और जियन अपडेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो भी खुश होती है और कहती है कि लेकिन तुम क्यों खुश नहीं लग रही हो। तो शाओ बताती है कि मुझे लग रहा है कि उसने अभी तक अपनी एक्स के साथ सारी रिश्ते करने की है, मैंने उसका वीचैट पर मैसेज देखी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या पता ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिर शाओ कहती है कि मुझे नहीं लगता। तो सूजी कहती है कि यानी वो 2 जॉब कर रहा है। शाओ कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, एक मेरे साथ और एक किसी और लड़की के साथ। तो सूजी कहती है कि यानी वो दूसरी वाले के साथ पार्ट टाइम कर रहा है। तो ये कहती है कि हाँ। सूजी कहती है कि ऐसे हमें कुछ भी सोचने से अच्छा है कि क्यों ना इस बारे में पता लगाया जाए। फिर नेक्स्ट डे शाओ अपना गेटअप थोड़ा चेंज करके जियन को फॉलो करते हुए एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और देखती है कि वो यहाँ उस लड़की के साथ मिलने आए। तो वो भी यहीं टेबल पे बैठकर इन लोग की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। फिर ये लड़की यहाँ पर उसे बता रही होती है कि तुम्हारे डैड काफी ठीक हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम घर आओगे, फैमिली को साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। जियन मना करने लगता है। तो वो लड़की फिर कह रही होती है कि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ भी बतानी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर शाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जियन को चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुमने इस लड़की को प्रेग्नेंट तक कर डाला है। जियन कहता है कि शांत हो जाओ, तुम सब गलत समझ रही हो, पहले मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। तो शाओ कहती है कि अच्छा ठीक है और वो उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है कि इसका बेली भी इतना बड़ा हो चुका है और तुम कह रहे हो कि गलत फहमी हुई है। जियन कहता है कि सुनो तो ये बच्चा मेरा नहीं है और ये मैंने कुछ भी नहीं किया। पर शाओ तो गुस्से में उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि चीटर कहेंगे और भाग जाती है। तो वो बेचारा बस मार खाने के बाद शॉक होता है और घर आने के बाद उसे फिर अच्छे समझाता है कि वो सच में उसकी स्टेप मदर थी। शॉ कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझ ली, तुमने इससे पहले कभी मुझे अपनी फैमिली सिचुएशन के बारे में बताए नहीं थे, अब मुझे भी एम्बैरेस फील हो रहा है। जियन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती तो मेरी है, मैंने ठीक से तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कभी शेयर ही नहीं किया।
मैंने बस यही सोचा था कि मैं सही टाइम आने पर तुम्हें सब बताऊंगा अपनी फैमिली के बारे में। और वैसे भी ये कोई इतनी प्राउड होने वाली बात भी नहीं थी। तो शाह उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशन चाहे जो भी हो, तुम्हें उसके लिए बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूँ। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। इसलिए आगे से जो भी बात रहेगी तुम मुझे जरूर शेयर करना। तो वो हाँ बोलता है। शाह फिर कहने लगती है कि लेकिन अब तो मुझे सोच कर ही बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा है। आखिर मैं तुम्हें एक मेल मॉडल समझ रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करूंगी। तो जीन कहता है कि लेकिन मुझे तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था। शाह कहती है कि अब मेरा और मजाक मत उड़ाओ। जीन कहता है कि जब मैं अपनी सैलरी तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझ पर खर्चा करोगी ना। तो शाह हाँ बोलती है और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। तभी इतने में लू घर पे आया होता है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और ये दोनों भी फिर उसे देखकर शॉक होते हैं। लू अपने आप को थप्पड़ लगाता है कि ये सपना नहीं सच है। फिर लू इन लोगों से क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाता है और पूछता है कि अभी क्या चल रहा था दोनों के बीच में। तो शाओ तो तुरंत ही बहाना कर लेती है कि भाई आपने जो भी देखा है ना वो सब गलत फहमी हुई है, हम दोनों तो बस गलती से एक दूसरे से टकरा गए थे। तो लू कहता है कि पिछली बार भी तुमने यही बहाने बनाई थी और अब भी यही बोल रही हो, तो क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ। शाओ कहती है कि भाई आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ पर लू जियन से कहता है कि तुम्हें तो मैंने कितनी बार बोलो कि तुम मेरी सिस्टर से दूर रहो। एक तो ऐसी है तुम्हारे बारे में इतनी सारी रूमर्स फैली हुई है, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। जियन कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि ये सब सच नहीं है और वो सब झूठी रूमर्स है। तो यहाँ पर शाओ भी उसका साथ देती है कि भाई आप बिल्कुल भी जियन को समझते नहीं हो। लू कहता है कि अभी तुम मेरे साथ चलो और अपना मुंह चल के धो और लिप्स पूरे क्लीन होने चाहिए। और वो उसको पकड़ के लेके जा रहा होता है तो शाओ अपसेट होकर जाती है और फिर जियन डिसाइड करता है कि शाओ के साथ ओपनली डेट करने के लिए पहले नंबर तो मुझे लू के साथ डील करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू किसी कंपनी में अपने प्रोजेक्ट एआई एजुकेशनल रोबोट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए गया होता है और वो उस कंपनी के सीईओ से मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जियन होता है। उसे देखकर वो शॉक होता है और फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं। यहाँ पर फिर अब जाकर लू को पता लगता है कि जियन असल में शेन ग्रुप कंपनी का वारिस है। लू कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें क्या डर था मैं तुम्हारे पैसे लूट लूंगा। जियन कहता है कि तुम्हें मैं ऐसे टाइप का लगता हूँ जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूंगा, और वैसे भी तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा, तुम मेरे फ्रेंड हो। लू खुश हो जाता है कि ठीक है फिर तो तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे ना। जियन मान जाता है कि करूंगा और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर तुरंत ही साइन भी कर देता है। तो लू बड़ा खुश होता है। फिर जियन उसे अपने बारे में बताने लगता है कि तुम अब तक जिन्हें रूमर वाली मेरी गर्लफ्रेंड समझते थे ना, वो असल में मेरी नहीं बल्कि मेरे डैड की गर्लफ्रेंड्स थी। ये सुनकर लू को काफी शौक लगता है। जियन कहता है कि इसलिए मैं खुद को कैसे क्लैरिफाई करूं, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो लू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फैमिली सिचुएशन तो बहुत ही खराब थी। जियन उसके ऊपर सर रखकर और रोने का नाटक कर रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हें एक और जरूरी बात बतानी है। तो लू कहता है कि बताओ मुझे, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें सब समझूंगा। तो जीएनडी से पूछता है कि तुम श्योर हो ना। तो फिर वो उसे बता देता है कि असल में ना मैं और तुम्हारी सिस्टर शाओ दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लू तो शॉक हो जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और अब तो लू के सामने ये दोनों खुलेआम डेट कर रहे होते हैं और मजे में साथ में फ्रूट्स को वॉश कर रहे होते हैं। बेचारा लू बस देख रहा होता है और वो याद करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जीएन ने कैसे लू को मनाया होता है और वो उसे कहता है कि तुमने जो शर्तें रखे थे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के लिए वो देखो सारी मुझ में है ना। मेरा रेपुटेशन तो बिल्कुल क्लीन है, मेरी कोई रूमर वाली गर्लफ्रेंड नहीं है। और ऊपर से तुमने बोला था कि वो रिच होना चाहिए तो मैं रिच तो हूँ। और रही बात हैंडसम की तो तुमसे तो ज्यादा नहीं हूँ, ये तो मुझे पता है। और मैं सिंसियरली तुम्हारी सिस्टर के साथ पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहता हूँ। तो क्या तुम एग्री कर रहे हो। तो भी लू नहीं मान रहा होता और कहता है कि लेकिन तुम्हारी फैमिली सिचुएशन बहुत ज्यादा मैसी है। अगर मैं तुमसे शादी कर रहा होता तो शायद मैं टॉलरेट कर लेता, लेकिन मेरी सिस्टर नहीं, वो हर्ट हो सकती है, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो फिर जियन कहता है कि इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर को जरा से भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा और ऊपर से मैं अपनी कंपनी के शेयर भी उसके नाम पे कर दूंगा, उसे कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा और उसे खुश रखूंगा। तो फिर लू को हार मानना पड़ता है और वो मान जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब लू को अपसेट देखकर यहाँ पर जियन उसके पास जाता है और शौबी उसे कहती है कि भाई आप तो मान गए थे। और अब यहाँ पर जियन भी लू को ब्रदर इन लॉ कह रहा होता है और दोनों जनों से टीज करने लग जाते हैं। तो फिर वो भी स्माइल करने लगता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ और जियन दोनों साथ में रूम में होते हैं और स्टार्स देखकर खुश हो रहे होते हैं और तभी जियन मूड को और रोमांटिक बनाते हुए रोमांटिक गाना बजा रहा होता है। दोनों फिर किस करने भी जा रहे होते हैं और तभी बीच में लू दरवाजा खोलकर झाँकता है और इन लोगों से कह देता है कि तुम दोनों साथ रह सकते हो लेकिन शादी से पहले वो करना अलाउड नहीं है, समझ के। और ऐसे बोलकर जाता है। शाओ फिर यहाँ जियन को कहती है कि मेरे भाई को इग्नोर करो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
और दोनों फिर से किस करने जा रहे होते हैं। तभी लू वापस से झांकता है और कहता है कि किस करना भी अलाउड नहीं है, और फिर वो चला जाता है। तो जियन शाओ से कहता है कि आप कंटिन्यू करते हैं। शाओ कहती है कि आप क्या ही कंटिन्यू करें, किस भी नहीं कर सकते, हक भी नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि हम चोर की तरह डेट करें। तो जियन कहता है कि ठीक है फिर हम डेट नहीं करते हैं। शाओ ये सुनकर शौक होती है और जियन कहता है कि हम डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जियन ने यहाँ पर शाओ को प्रपोज करने के लिए वेडिंग रिंग भी लेकर आ गया होता है, और वो इस रिंग को लू को दिखाता है। तो लू कहता है कि पहले तुमने मेरी सिस्टर को डेट किया और अब तुम मुझे भी करना चाहते हो। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है रिंग के लिए। जियन कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तो लू कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन क्या तुम सच में सीरियस हो? शादी बहुत बड़ा मैटर होता है, कि ये कोई जोक नहीं है। जियन कहता है कि मैंने अच्छे सोच लिया, वही मेरी ओनली वन है। तो फिर लू मान जाता है कि ठीक है, मेरी सिस्टर को मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। फिर इसके बाद दोनों अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। जैसे ही शाओ यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है तो सारे उसे देखते रह जाते हैं। और लू यहाँ पर जियन को समझाने लगता है कि अगर मेरी बहन के आंख में से एक भी आंसू है ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ गए? लू कहता है कि तू फिक्र मत कर, और फिर वो शाओ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के किस करता है। तो ये लोग और ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर इतने में यहाँ पर एक लड़की पहुंच जाती है और वो जाकर जियन को बताती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। ये सुनकर तो शाओ भी शौक हो जाती है। फिर ये लोग जाकर उससे रेस्टोरेंट में बातें करते हैं। यहाँ पर वो लड़की कह देती है कि तुम्हारे डैड ने हमारी बिजनेस मैरिज फिक्स करे तो शादी तो होनी है, तुम मना नहीं कर सकते हो। तो जियन कह रहा होता है कि मैं अपने डैड से बात कर लूंगा और तुम्हें मैं कोई भी तरीके से कंपनसेशन दे दूंगा, लेकिन शादी तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो वो शाओ से पूछती है कि अच्छा तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? तो शाओ कहती है कि हाँ, और मैं ही इसकी फ्यूचर वाइफ ही हूँ। तभी वो लड़की तुरंत ही उसे पहचानती है कि तुम तो वही कॉमिक आर्टिस्ट हो ना, जिसकी कॉमिक अभी बहुत फेमस चल रही है। तो शाओ बताती है कि हाँ। तो यहाँ पर ये लड़की जियन को 5 मिलियन देकर उसे शाओ को छोड़ने बोल रही होती है और कहती है कि तुम ही वो कल्प्रिट हो जिसकी वजह से मेरी फेवरेट आर्टिस्ट अपनी कॉमिक को आगे अपडेट ही नहीं कर रही है। तुम उसकी लाइफ से दूर जाओगे तो वो कॉमिक अपडेट करेगी। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तुम मेरी फैन हो। उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं वापस से कॉमिक को अपडेट करूंगी, लेकिन तुम बस मेरी और जियन की शादी के लिए मान जाओ ना, देखो ना मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर वो लड़की मान जाती है कि ठीक है, और जियन से कहती है कि वैसे तुम्हारा छोटा भाई भी है ना, तो एक काम करते हैं, बिजनेस मैरिज तो होनी है तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। और फिर वो चली जाती है। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है और जियन को किस करती है। फिर जियन इस बारे में अपने भाई हान से डिस्कस करता है और उसे कहता है कि उसकी वो फियांसी से छुटकारा पाने का यही एक सोल्यूशन है कि हान को अब उससे शादी करनी पड़ेगी। तो हान कहता है कि भाई ये कैसा सोल्यूशन है, मैं नहीं करूंगा। तो भी जियन इस अपने साथ लेकर जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब ये लोग डील करने बैठते हैं तो वो लड़की तो शाओ की कॉमिक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो वो लड़की मान जाती है कि ठीक है, इस शादी को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन और मुझे क्या फायदा मिलेगा? तो जियन कहता है कि फिक्र मत करो, 5 साल तक हमारी कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस डील चलेगा। तो वो ऑलरेडी मान चुकी होती है और यहाँ पर हान तो उस लड़की को देखने में लगा होता है क्योंकि अब उसकी वो न्यू लव है और वो उसे देखी जा रहा होता है। तो जियन को बहुत हंसी आ रही होती है। फिर शाओ का बड़ा भाई अब्रॉड से वापस आ रहा होता है और आज ही उसे लू कॉल करके बता देता है कि शाओ आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई है। ये सुनकर वो शॉक होता है और यहाँ हम देखते हैं कि शाओ और जियन जैसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट स्टैम्प करवाने वाले होते हैं कि तभी इतने में शाओ का बड़ा भाई जांग वहां पहुंच जाता है और वो तुरंत ही उन लोग की शादी के बीच में उन लोग को रुकवा देता है और फिर इन लोग को डांटने के लिए घर लेकर आता है। तो पहला नंबर तो वो अपने भाई लू को डांटता है कि तुम ये क्या करवा रहे थे। वो उसे पनिशमेंट के तौर पे तुरंत ही नील डाउन होने के लिए बोलता है और फिर जियन से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जियन फिर अपना नाम बताता है। जांग पूछता है कि तुम्हारा एज कितना है। तो बताता है कि 28 ईयर्स। तो इस बात पर जियांग कहता है कि मेरी बहन 20 ईयर्स की है और तुम 28, तुम्हें लगता नहीं है तुम मुझसे 8 साल बड़े हो? इतना ज्यादा? बताओ तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है। तो जिन बताता है कि टैक्स हटा के 8 मिलियन। ये सुनकर फिर वो शौक होता है और पूछता है कि फिर तुमने अब तक कितनी लड़कियों को डेट करो। तो जिन बताने लगता है कि शाओ मेरी लाइफ में पहली है। तो फिर जियांग को शक होने लगता है कि ऐसे कैसे, तुम इतने रिच हो और 28 ईयर्स के हो गए और अभी तक तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। यहाँ पर इन दोनों के लिए लू भी इन लोग का साथ दे रहा होता है कि सच में जियन बहुत अच्छा है। तो जियांग उसे चुप करा देता है और कह देता है कि मैं अभी इस शादी के लिए नहीं मान रहा हूँ। तो जियन कहता है कि यानी ब्रदर आप शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो कम से कम हम लोग डेट तो कर सकते ना। तो जियांग गुस्से में कहता है कि ना मैं शादी के लिए मान रहा हूँ ना तुम दोनों की डेटिंग के लिए। तो शाओ तुरंत ही खड़े होकर कहने लगती है कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कि जिसे चाहे उसे चुन सकती हूँ। तो कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ। तो फिर वो बैठ जाती है। तो जियांग यहाँ पे रीजन देता है कि मुझे अभी तक तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं अपने इस भाई के ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ। ये हमारी सिस्टर को किसी को भी दे रहा था, वो भी मुझे बिना बताए।
इसलिए अभी के लिए जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता नहीं लगा लेता तब तक तुम मेरी सिस्टर के साथ डेट भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए अब बाहर जाओ। तो जिन शाओ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि ठीक है फिर ब्रदर, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तभी लू भी उसका हाथ पकड़ता है कि वो भी उसके साथ है। तो जियांग देख लेता है और पूछता है कि क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहते हो। तो लू कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फिर वो इन दोनों को अपने सामने बैठने बोलता है और कहता है कि चलो मुझे पूरा डिटेल बताओ कि उस लड़के से तुम लोग कैसे मिले थे, और मुझसे कुछ भी छुपाना तुम लोग को अलाउड नहीं है। और फिर इन लोगों से सारी स्टोरी सुनने के बाद जियांग शाओ को समझाने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारी शादी से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी अभी एज भी नहीं है और ऊपर से तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो, तुम इंडिपेंडेंट भी नहीं हो, तो सोच लो ये सही टाइम नहीं है शादी करने का। पहले तुम थोड़ा एक्सपीरियंस करो, उसे समझो कि वो तुम्हें सच में खुशियां दे सकता है कि नहीं। ऐसे जल्दबाजी के डिसीजन बिल्कुल सही नहीं होते। पहले तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ये तुम्हारा दूसरा भाई लू तो कोई काम का ही नहीं है। ये देखो, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ समझा ही नहीं पा रहा था। तो लू तो डर के मारे फिर से नील डाउन कर लेता है। शाओ कहती है कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं, मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लेती हूँ। तो जियांग कहता है कि मेरा ऐसा भी मतलब नहीं है, मेरा इंप्रेशन उसके ऊपर इतना भी खराब नहीं है, मुझे वो ठीक ही लगा है। शाओ कहती है कि भाई मैं तो बस मजाक कर रही थी आपका रिएक्शन देखने के लिए, और वैसे सच कहूँ तो मुझे पूरा यकीन है उसके ऊपर कि वो आपका टेस्ट जरूर पास कर लेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। और भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। अभी तो मेरी कॉमिक लॉन्च होना शुरू हुई है, पहले मैं अपना कुछ नाम बनाऊंगी। तो जियांग खुश होता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें चीजें समझ आ रही है। क्या कहती है कि ठीक है, अब मैं जाकर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो लू कहता है कि हाँ तुम जरूर कर लोगी। शाओ फिर जियन से मिलती है और उससे कहती है कि वैसे मुझे लगता है मेरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी हमें शादी नहीं करनी चाहिए, अभी मैं अपना काम पर फोकस करूंगी और इंडिपेंडेंट बनूंगी। तो जियन फिर रोने लग जाता है। तो शाओ से कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुमसे ब्रेकअप थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें इतनी जल्दी आगे बढ़ने की थोड़ी ना जरूरत है, हम आराम से डेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो जियन मान जाता है कि तुम सही कह रही हो। तो शाओ कहती है कि इसीलिए तो अब तुम रो मत, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यहाँ जियांग के पास आता है और कहता है कि भाई आप मुझे चीजें बताओ कि मुझे जियन के बारे में क्या क्या चीजें पता करनी है और आपको इन्वेस्टिगेट करके बताना है। तो जियांग यहाँ पर बहुत सारी चीजें उसे पता करवाने के लिए बोल रहा होता है, और खास करके उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचर और वो स्ट्रेट है कि नहीं। तो लू काफी शौक होता है, फिर इस बारे में पता करने जाता है। इसके बाद ये लोग उसका और टेस्ट करते हैं और उससे यहाँ पर कुकिंग भी करवाते हैं, उससे जिम भी करवाते हैं और घर के कुछ काम भी, और उसे पूरी तरीके से इम्प्रेस होते हैं कि वो हर चीज में माहिर है। तो जियांग तो उसमें कोई कमी निकाल ही नहीं पाता है। फिर जियन फाइनली शाओ के साथ डेट पर गया होता है और वो उसे बताता है कि वो उसके भाई को इम्प्रेस करने में कितनी मेहनत कर रहा है। वो शाओ से रिवॉर्ड में किस मांगता है, तो शाओ कहती है कि हम पब्लिक में, तो भी यहाँ पर वो किस कर ही लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ का बड़ा भाई जियन को खुद इन्वेस्टिगेट करने जाता है क्योंकि उसे लू पर बिलीव नहीं है, और वो यहाँ उसे फॉलो करते हुए एक कैफे में आके बैठता है जहाँ पर जियन अपनी स्टेप मदर से बातें कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ और मैं हमें फैमिली समझती हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स से मेरा क्या लेने देना है। तभी ये सब सुनने के बाद जियांग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और जियन से कहता है कि आप मुझे पता लगा तभी तो मैं बोलूँ कि तुम इतने अमीर हो, 28 ईयर्स के हो चुके हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मैरिड थे। वो उसे पंच पाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को चीट करने की। तो जियन कहता है कि ब्रदर आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी स्टेप मदर है। तो यहाँ पर जियांग इसे और मारता है और कहता है कि तुम मुझे इतना बड़ा झूठ बोलोगे, तुम्हें मैं इडियट दिख रहा हूँ, ऐसा मार के इसे चला जाता है। फिर घर आने के बाद लुई से बताता है कि भाई आपने जियन को बिल्कुल गलत समझ लिया है, वो सच में उसकी स्टेप मदर थी। यहाँ पर हान भी बैठा होता है तो लू से पूछता है कि बताओ तुम्हारे डैड तुम्हारी स्टेप मदर से डिवोर्स लेना चाहते हैं ना। तो वो बताता है कि हाँ ऐसा कुछ तो चल रहा है। लू कहता है कि देखा भाई आपने सच में जियन को कितना गलत समझा है और अब आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। तो हान पूछता है कि क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन्हें मेरे भाई से माफी मांगनी है। तो फिर लू से बता देता है कि उसके बड़े भाई ने उसके भाई जियन को चीटर समझ के उसे मारा है। ये सुनकर तो अब हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तूने मेरे भाई को मारा, और फिर वो यहाँ पर जियांग का बाल नोचने लगता है और उसके साथ फिर उसकी फाइट शुरू हो जाती है और बीच में लू इन लोग को रोक रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ अब जियन के साथ उसके घर पे रेडी होती है और रात में दोनों नाइट स्पेंड करते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी दोनों ब्रेकफास्ट के बाद अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एक दिन शाओ की फ्रेंड इस बारे में हान को बताती है कि शाओ प्रेग्नेंट हो गई है और हान इस बारे में लू को बता देता है और लू फिर जब जियांग को बताता है तो जियांग बहुत ही गुस्सा होता है और सीधा जाकर फिर से जियन को पंच मारता है, उसे चिल्लाता है कि वो ऐसा उसकी सिस्टर के साथ कैसे कर सकता है। तो जियन कह रहा होता है कि उन लोगों ने सेफ्टी मेजर यूज करे थे, ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पर जियांग को ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि अभी शाओ कितनी छोटी है, वो एक बच्चा कैसे संभालेगी, तुम्हें ऐसा क्यों करे। ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें शाओ से पूछना चाहिए कि वो ये बच्चा रखना चाहती है कि नहीं।
जियन कहता है कि अगर वो बच्चा रखना चाहिए तो मैं बच्चे को पालूंगा और हम दोनों तुरंत ही शादी भी कर लेंगे। फिर दोनों भाई और जियन ये तीनों साथ में बैठकर जब शाओ से इस बारे में डिस्कस करते हैं, शाओ ये चीज क्लियर करती है कि वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं और उसकी फ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये उन्हें लू ने बताया था, सब लू की गलती है। तो लू कहता है कि मुझे तो हान ने बताया था। फिर शाओ और जियन डेट पर गए होते हैं और जियन उससे पूछ रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी कॉमिक बुक बड़ी फेमस चल रही है और सभी को ये भी पता लग गया है कि कॉमिक बुक में जो हीरो है कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, सभी को ये जान चुके हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे एक नेम भी देना चाहिए? शाओ कहती है कि नेम तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कैंडी दे सकती हूँ, क्या तुम्हें चाहिए? तो जियन गुस्सा हो जाता है। शाओ कहती है कि अरे ले लो ना, मैं तुम्हें देना चाह रही हूँ। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो फिर उसे रिंग दे देती है। तो जियन बहुत ज्यादा खुश होता है और जल्दी से रिंग पहन लेता है। जियन कहता है कि लो आप कैंडी दो। तो शाह कहती है कि ज्यादा अपनी लक मत आजमाओ। तभी वो जल्दी से उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैंने कैंडी खुद ले लिया। शाह फिर स्माइल करने लगती है और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।